गुड गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो थोड़ा सा टाइम मिलाने में प्रॉब्लम हो रहा है कि ये लाइव क्लासेस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसकी वजह से हम रिकॉर्डिंग बना रहे हैं क्लासेस का। तो बेयर विथ मी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 29 को एक क्लास करेंगे, 29 30 को एक क्लास करेंगे। 29 को नहीं होगा, 30 में एक क्लास होगा। अभी कल से तो मेरा तो ट्रैकिंग होगा यहाँ पे, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू टेक क्लासेस। 30 को एक क्लास करेगा, 29 को नहीं करेगा। 29 को मेरा बर्थडे है, तो 30 को एक क्लास होगा एंड देन उसके बाद सीधा 3 तारीख को क्लास होगा। ओके, तो दैट इज द थिंग। बस एक क्लास होगा, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई छूटना नहीं चाहिए। तो आज हम लोग क्या करेगा, वी विल बी डूइंग लैंड फॉर्म्स। तो लास्ट टाइम क्या होता, वी डिड दिस मेजर मूवमेंट्स। मूवमेंट्स ऑफ द आर्ट के बारे में किया था हम लोग, एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस वगैरह के बारे में वी डिड, बट वी डिड नॉट डू द लैंड फॉर्म्स। तो लैंड फॉर्म्स को नहीं किया था, ठीक है। तो लैंड फॉर्म्स का टाइप्स वगैरह को नहीं किया था हम लोग। ओरोजेनेटिक फोर्सेस वगैरह जो एंडोजेनेटिक का, उसको हम लोग देखा था कि ओरोजेनेटिक मतलब क्या होता है, माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस। एंड देन आपका एक्सोजेनेटिक वगैरह जैसे कि वेदरिंग वगैरह, ये सब के बारे में जो डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस के बारे में हम लोग देखा था, लेकिन उसका टाइप्स को नहीं देखा था, ठीक है। तो विल बी सीइंग द लैंडफॉर्म्स का टाइप्स को, ठीक है। तो बेसिकली ओरिजिनेटिक फोर्सेस को इस तरह से देखने की कोशिश करता है। बेसिकली लैंडफॉर्म क्या होता है, लैंडफॉर्म इज एन आउटकम ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। स्ट्रक्चर बोलने से क्या होता है, बेसिकली स्ट्रक्चर बोलने से जो मिनरल्स होते हैं दैट इज प्रेजेंट इन द रॉक्स, ठीक है, या फोल्डिंग के अंदर में जो मिनरल्स मिलता है, या वेदर द रॉक इज जॉइंटेड रॉक और कॉम्पैक्ट रॉक हो या जॉइंटेड रॉक हो, उसका अंदर में जो मिनरल प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड देन द प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस जो वो होता है कि कौन सा डोमिनेंट जियोमॉर्फिक एजेंट उस समय में काम कर रहा है लैंडफॉर्म का ऊपर में, ठीक है। जैसे कि ग्लेशियर हो गया, विंड हो गया, रिवर हो गया, तो उसके हिसाब से ना। एंड देन बाय टाइम, टाइम का मतलब क्या होता है कि वेदर द लैंडफॉर्म इज आपका जवान है क्या, यूथफुल है क्या, ना मेच्योर हो गया क्या, ना ओल्ड है क्या। ओके, so this is your basically uh, your time. तो लैंडफॉर्म इज आउटकम ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। तो स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम का आउटकम क्या होता है, वो लैंडफॉर्म होता है। तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, मिनरल्स प्रेजेंट वाला। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, कौन सा एजेंट काम कर रहा है उसके ऊपर, ठीक है। एंड देन आपका टाइम का मतलब क्या होता है, यूथफुल है ना, कितना समय हो गया, यूथफुल है ना, मेच्योर्ड है ना, ओल्ड एज हो गया, ठीक है। तो बाकी ये लैंडफॉर्म्स का जो एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक हम लोग देखा लास्ट टाइम, वी सीन। एंड देन एक्सोजेनेटिक एंडोजेनेटिक को हम लोग कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस बोलता है, उसको भी देखा। एंड देन बेसिकली एंडोजेनेटिक मतलब क्या होता है, माउंटेन बिल्डिंग है तो ओरोजेनेटिक हो गया। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली इट इंक्रीजेस द हाइट, हाइट को बढ़ाता है। एक्सोजेनेटिक क्या होता है, बेसिकली वेदरिंग एंड इरोजन, इरोजन हो गया तो ऑब्वियसली इट विल रिड्यूस द हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ a landform। तो ये चीज को हम लोग ने देखा। तो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट लैंडफॉर्म, तो फोल्डिंग बोल के ना, ओरोजेनेटिक फोर्सेस में फोल्डिंग होता है, ठीक है। फोल्डिंग इज बेसिकली ड्यू टू योर कॉम्प्रेसिव फोर्सेस, ठीक है। कॉम्प्रेसिव फोर्सेस का वजह से क्या होता है, आपका ये फोल्डिंग जो होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब टर्म्स इंपॉर्टेंट होता है ना। तो देयर आर मेनी फोल्ड माउंटेन्स, जैसे कि आपका हिमालयस हो गया, रॉकीज हो गया ना, अपलाचियन यूरल्स माउंटेन्स वगैरह हो गया, तो दे आर फोल्ड माउंटेन्स, ओके। तो बेसिकली दिस इज फोल्डिंग। तो कंप्रेशन का वजह क्या होगा, कंप्रेशन कौन से क्या होगा, ऐसा ना, कंप्रेशन का वजह बेसिकली क्या होता है, एग्जैक्टली मतलब वो ये जो होता है कि फोल्डिंग क्या होता है कि थोड़ा रॉक जो इलास्टिक होना पड़ेगा, ठीक है, रिलेटिवली मोर इलास्टिक होना पड़ेगा, ठीक है। बस इवन आफ्टर कंप्रेशन फोर्सेस दे आर नॉट ब्रोकन। तो कंप्रेशन होने के बाद भी, बावजूद भी, दे विल नॉट गेट ब्रोकन, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, फोल्डिंग रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एंटीक्लाइंस एंड देन सिंक्लाइंस ना। एंड देन सिंक्लिनल वैल्यूज भी बोलते हैं, एंटीक्लिनल माउंटेन्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ये, बेसिकली बेसिकली ऐसा करके हम लोग इसको ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। तो ये, तो बेसिकली व्हेन वी मेक लाइक दिस, तो आपका ये क्या होता है, बेसिकली ये जो है पीछे वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं, एंटीक्लाइन। लास्ट टाइम बताया, दिस इज सिंक्लाइन ना, सिंक्लाइन, ओके। तो इसमें आपका और एक टर्म नीचे में दिया हुआ है, इसमें एंटी क्लाइनोरियम, एंटीक्लाइनोरियम एक टर्म दिया हुआ है। तो इसमें क्या डेफिनेशन दिया है, वन वन लार्ज एंटीक्लाइन, एंटीक्लाइन on one large anticline if there are several anticlines and syncline is known as anticlinarium, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसका मतलब क्या है, बेसिकली ऐसा करके जैसे कि इफ यहाँ में इस बहुत सारा आपका जैसे कि सेवरल एंटीक्लाइंस एंड सिंक्लाइंस है, तो बहुत सारे एंटीक्लाइंस है, बहुत सारा सिंक्लाइंस है, ठीक है, आपका ना एक लार्ज एंटीक्लाइन में। तो क्या होगा, बेसिकली दिस इज योर एंटीक्लिनोरियम, ठीक है, एंटीक्लाइनोरियम। उसका बाद ऑन द अनदर हैंड
On the another hand, if on a single syncline, if there are more than one anticline and syncline is known as synclonism. तो सेम ना, इधर भी ऐसा, ठीक है, एक से ज्यादा, ठीक है, मोर देन वन होने से वन एंटीक्लाइन भी हो सकता है, सिंक्लाइन भी हो सकता है ना, देन इट इज नोन एज सिंक्लिनोरियम, ठीक है, तो सिंक्लिनोरियम भी बोलते हैं। तो इसमें आपका इसके बाद क्या दिया हुआ है, आई होप इट इज क्लियर ना। तो एंटीक्लाइन ये उठा हुआ पोर्शन, ठीक है, कॉम्प्रेस हो रहा है, उसके वजह से जो आपका ये जो फोल्डिंग क्रिएट हुआ है, तो उसमें उठा हुआ पर्सन एंटीक्लाइन, एंड देन नीचे वाला पर्सन सिंक्लाइन, एंड देन इसमें बहुत सारा एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन होने से बेसिकली क्या होगा, योर एंटीक्लोनिरियम। तो सिंक्लाइनोरियम क्या होगा, एक से ज्यादा सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन होने से, ठीक है। तो ये है। उसके बाद टाइप ऑफ फोल्ड, टाइप ऑफ फोल्ड में क्या होता है आपका, सिमेट्रिकल फोल्ड ना। तो फोल्ड, आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग टाइप ऑफ फोल्ड, ये फोल्ड को समझ रहा होगा, ठीक है। तो फोल्ड मतलब कॉम्प्रेशन का बेस है, जो आर्ट का आर्ट का क्रैश जो हो जाता है, ठीक है, बेंड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फोल्ड ना। तो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन भी समझ रहा होगा सब लोग, ठीक है। तो ऊंचा वाला पोर्शन इज एंटीक्लाइन, एंड नीचे वाला पोर्शन इज जो अंदर वाला गड्ढा वाला, दैट इज योर सिंक्लाइन, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि इसमें टाइप्स ऑफ फोल्ड, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्ड होता है। तो आपका एक होता है सिमेट्रिकल फोल्ड, ओके। तो सिमेट्रिकल फोल्ड, एसिमेट्रिकल फोल्ड होगा ना। तो सिमेट्रिकल फोल्ड क्या होता है, इफ बोथ द लिम्ब ऑफ अ फोल्ड इंक्लाइन इक्वली और एट द इक्वल एंगल इज नोन एज सिमेट्रिकल फोल्ड। सिमेट्रिकल मतलब सेम होना पड़ेगा ना। तो बेसिकली इसमें कैसा होगा, ऐसा करके, ठीक है, फोल्ड, हाँ ये फोल्ड है, ठीक है, ये फोल्ड है, बोथ क्या अभी दोनों का, बोथ लिम्स ऑफ द फोल्ड, तो ये है लिम्स ना, तो ये लिम्स है। तो बोथ लिम्स ऑफ द फोल्ड, the particular folds are inclined equally or at equal angles. तो equally or at equal angle, it is known as symmetrical fold, ठीक है। तो this is symmetrical fold। इसका बाद asymmetrical, asymmetrical मतलब सेम नहीं वाला ना, ऑब्वियसली ना। देखिए इसका कैसे, ये ऊपर का सेम वाला है ना सिमेट्रिकल, तो सिमेट्रिकल वाला कैसे होगा, हल्का जैसा होगा, ठीक है। दिस इज एसिमेट्रिकल, सेम नहीं है ना। दिस इज एसिमेट्रिकल इफ वन लिम्ब इज inclined at a steeper angle or both the limbs are inclined at different angles, okay। If one limb is inclined at a steeper angle or both the limbs are inclined at different angle, then it is known as asymmetrical fold। तो asymmetrical fold सेम नहीं है दोनों, ठीक। दिस इज वन थिंग। उसका फिर बात फिर क्या है आपका, एक है मोनोक्लिनल फोल्ड। One limb of the fold is steeply inclined while other limb is gentle, is called monoclinical clinal fold। हिमालय माउंटेन रेंज है इसका मोनोक्लिनिकल फोल्ड का एग्जांपल। तो इसमें कैसा होगा, बेसिकली एकदम ऐसे स्टीप है ना। तो इसके बाद एक है ये ठीक है, तो ये वाला जेंटल स्टीप है, ठीक है, एंड देन दिस इज वेरी स्टीप, दिस इज वेरी स्टीप, ओके। बेसिकली दिस इज स्टीपर लिम्ब लिम्ब एंड दिस इज जेंटल लिम्ब। तो एक वाला क्या होगा आपका, जेंटल होगा एक लिम्ब जो, एक फोल्ड का लिम्ब जो स्टीफर होगा, एंड देन एक का आपका बेसिकली जेंटल होगा, ठीक है। तो हिमालयन माउंटेन रेंज इसका एग्जाम। इसका बाद एक है आइसोक्लिनल फोल्ड, आइसोक्लिनल फोल्ड। इसमें क्या होता है, इफ द कंप्रेसिव फोर्सेस, इफ ये है, if the compressive forces from both the sides are strong, both the limbs become stiff and more or less parallel to each other. Such kind of folds are called isoclinal fold, okay। तो दोनों क्या होगा कि आपका पैरेलल टू ईच अदर जैसा हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक दिस यू जैसा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ना। तो दिस इज आइसोक्लिनिकल फोर्स, ठीक है, आइसोक्लिनल फोर्स ना क्लिनिकल, आइसोक्लिनल फोर्स, ओके। तो आइसोक्लिनल फोर्स फोल्ड, सॉरी आइसोक्लिनल फोल्ड, ओके। तो क्या है, if the compressive forces from both the sides are strong, both the limbs become stiffer and more or less parallel to each other, ठीक है, आइसोक्लिनल फोल्ड बोलते हैं। इसका बाद एक होता है रिकम्बेंट फोल्ड, ठीक है, तो रिकम्बेंट फोल्ड ना, such kind of folding is seen in the regions of a complex fold mountain such as Himalayas। In recumbent fold, both the limbs becomes parallel to each other as well as they are parallel to the ground surface। Recumbent fold ultimately results into overturned और overthrust fold and nap, ठीक है, overthrust fold and nap बन जाएगा।
तो बेसिकली ये क्या होता है कि पैरेलल टू ईच अदर तो है, एंड देन इट विल बिकम पैरेलल टू द ग्राउंड आल्सो, तो ऊपर का ही है, सेम कंडीशन है, ठीक है, तो ऊपर का वाला सेम कंडीशन ही है, तो ये है, तो ऐसा करके बेसिकली इट बिकम्स पैरेलल टू द ग्राउंड एज वेल ना, जो फोल्ड हो गया, तो बेसिकली इट विल बिकम पैरेलल टू द ग्राउंड ग्राउंड आल्सो, ठीक है, नेप वगैरह केबल सी, एंड देन देयर इज ओवरथ्रस्ट, आपका ये ओवरथ्रस्ट फोल्ड, व्हेन द कंप्रेसिव फोर्सेस आर वेरी स्ट्रांग, the recumbent fold may be broken at the central point, and hence both the limbs of the fold may join, forming overthrust force. Okay, तो overthrust force क्या होता है, बेसिकली आपका टूट जाएगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होके ना, रिकम्बेंट फोल्ड जो ऊपर का जो ये रिकम्बेंट फोल्ड है, ये जो टूट जाएगा, ठीक है, तो ये टूट जाने से कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा टूट के, ठीक है, ऐसा, तो दिस इज योर overthrust फोर्स, दिस overthrust फोर्स ना, तो overthrust फोर्स ज्यादा होने का वजह से क्या, ये कंप्रेसिव फोर्स ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, ये बेसिकली fold will be broken at the central point, the central point में fold टूट जाएगा, and hence both the limbs of the fold may join, forming overthrust force, overthrust force का उससे join होगा ना, तो ये हमें overthrust force से एक्ट करें, ठीक है, and then nap, तो nap क्या होता है, ठीक है, in case of the Rocky and Himalayas, the compressive force is very strong, still active, and hence after breaking of the fold are displaced several kilometers apart, such broken limbs are आफ्टर डिस्प्लेसमेंट आर नोन एज नेप, नेपे भी बोलते हैं, नेप भी बोलते हैं ना, तो बेसिकली ये क्या है कि अभी इसमें टूट गया था ना, तो टूट गया, तो टूटने का बाद क्या होगा, बेसिकली द फोर्सेस आर स्टिल एक्टिंग, तो इट विल मूव अपार्ट, जब मूव अपार्ट होगा तो क्या होगा, बेसिकली जैसे कि यहाँ में ऐसे था ना, ऐसा रहेगी, एंड देन एक वाला जो इधर पहुंच गया ना, एक वाला जो यहाँ पहुंच गया, ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, दिस इज कॉल्ड नेप, डिप्लेस हो जाएगी, सच ब्रोकन लिम्स से डिस्प्लेसमेंट है, तो दिस हैज बीन डिस्प्लेस्ड, ओके, तो ये यहाँ में था, इसका इस सब पहुंच जाएगा, इसको उल्टा भी बना सकते हैं, नो इश्यूज ना, young fold mountains are known as mountain of elevation because they are the highest mountains on the surface of the earth, तो इसको तो सबको पता है, ठीक है, तो बेसिकली ये है नेप, तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं, तो टाइप्स ऑफ फोल्ड में सिमेट्रिकल फोल्ड ना, तो एंगल सेम है दोनों साइड का, ठीक है, तो सेम एंगल है उसको है, एंड देन बोथ लिम्स ऑफ द फोल्ड इंक्लाइन इक्वली, ठीक है, या तो इक्वल एंगल, एसिमेट्रिकल फोल्ड में क्या होगा, वन लिम्ब जो है ज्यादा स्टीफर एंगल में होगा, एंड देन दे आर इंक्लाइन एट डिफरेंट एंगल्स, एंड देन मोनोक्लिनल फोल्ड्स में क्या है, वन लिम्ब ऑफ द फोल्ड इज स्टीफर स्टीपली इंक्लाइन व्हाइल अदर लिम्ब इज जेंटल, तो ये जेंटल लिम्ब है, ये स्टीपर लिम्ब है, तो एंड देन आइसोक्लिनल में क्या होगा, बेसिकली both sides are strong, both limbs become stiff and more or less parallel to each other ना, parallel to each other हो जाएगा, तो ये है, एंड देन उसका बाद रिकम्बेंट में क्या होगा, इतना हो जाएगा कि दोनों ग्राउंड से भी पैरेलल हो जाएगा, एक दूसरे से तो पैरेलल होगा ही, ग्राउंड से भी पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, एंड देन ओवरथ्रस्ट में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा इसमें सेंट्रल पॉइंट में ना, टूट के ओवरथ्रस्ट फोर्स का बेसिस में दे विल बी joining each other, okay, and then नेप, तो नेप में क्या होगा, ओवरथ्रस्ट से जो टूट गया वाला थोड़ा दूर चला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ना नेप में, ठीक है, देन नाउ इट्स फोल्डिंग, तो ये फोल्डिंग इज जनरली कॉज्ड बाय टेंशनल फोर्स ना, टेंशनल मतलब खींचा हुआ, ठीक है, खींचने वाला फोर्स, तो तो एक सेकंड, आई होप थिंग्स आर क्लियर ना, तो कुछ इश्यूज होने से यू कैन डेफिनेटली आस्क, ओके, तो कुछ कुछ आई अंडरस्टैंड, कभी कभी कुछ कुछ चीज समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो ये द फोल्ड माउंटेन्स, जैसे कि अभी व्हेन वी सी फोल्ड माउंटेन्स, तो बहुत सारे फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है, तो फोल्ड माउंटेन्स आर वन ऑफ द यंगेस्ट एंड देन यंगेस्ट एंड हाईएस्ट माउंटेन्स ना, तो यंग यंग फोल्ड माउंटेन्स बोल रहे हैं, एंड देन आपका लेंथ इज मच मोर देन देयर वाइट विड्थ से ज्यादा लेंथ होता है इनको ना, एंड देन यंग फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू सेडिमेंटरी रॉक्स, ओके, व्हिच आर डिपॉजिटेड इन शैलो सीज, ठीक है, एंड देन मोस्टली आपका लोकेटेड इन नॉर्थ साउथ, आपका जैसे कि रॉकीज एंड एंडीज, एंड देन आपका वेस्ट ईस्ट हिमालयंस एंड एल्प्स का जैसा ना, तो ये है, इसका ब्लॉक माउंटेन्स होता है, देन ब्लॉक माउंटेन्स जो होता है टेंशन या कॉम्प्रेशनल का वजह से जो फोल्टिंग वगैरह होता है, ठीक है, तो उससे ब्लॉक माउंटेन्स वगैरह बनता है, तो विल सी, ठीक है,
अब लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फोल्ड को देखते हैं। फोर्स ड्यू टू टेंशनल फोर्स, टेंशनल मतलब इस तरफ खींचेगा ना टेंशन, ठीक है। जब आप लोग स्प्रिंग को खींचते हैं तो टेंशन होता है, कंप्रेस मतलब दबाना ना। तो उसमें क्या क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो विल सी। तो बेसिकली फोल्डिंग रिप्रेजेंट्स क्रैक इन अ रॉक along the lines of the zone of weakness, ठीक है। आफ्टर ब्रेकिंग द रॉक और द लैंडफॉर्म्स विल अंडरगो डिस्प्लेसमेंट टू गिव राइज टू फोर्स, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन्स एंड ग्रेवेन रिफ्ट वैलीज वगैरह ना। तो बेसिकली क्या होता है इसमें आपका टेंशनल फोर्स का वजह से बेसिकली ये हो जाएगा कि इस तरह खींचेगा तो खींचने से क्या हो जाता है कि आपका माउंटेन्स जैसे कि ये होगा ना, ठीक है आपका, ठीक है। तो बेसिकली खींचेगा तो क्या होगा, टेंशनल पोर्शन से ब्लॉक क्या होगा कि सबसाइड हो जाते हैं ना, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, ठीक है। तो ये ब्लॉक क्या हो गया, सबसाइड हो गया, ब्लॉक सबसाइड, सबसाइड एंड देन आपका ये इसमें भी ब्लॉक सबसाइड, सबसाइड ब्लॉक नीचे चला गया बेसिकली ना। तो इसमें क्या बना, ब्लॉक माउंटेन्स या तो हॉर्स, हॉर्स भी बोलते हैं, ठीक है। टेंशनल फोर्स का, तो इससे पहले कैसे था, ये कैसे होगा, उससे पहले ऐसा करके होगा ना माउंटेन जो, ठीक है। ये जो बेसिकली ऐसा करके होगा एंड देन ऐसा करके ये फोल्ड करके होगा। इसमें क्या होगा, बेसिकली टेंशन एंड फोर्स लगेगा तो नहीं, इस हिसाब से ये इधर ऐसे डायरेक्शन हो जाएगा, तो नीचे चला जाएगा ना खींच जाने से, ठीक है। ऐसा करके इसमें डिफरेंट स्टेटा में ऐसा करके होगा ना। बेसिकली यहाँ का भी होगा, दो स्टेटा में ना, नीचे चला गया वो चीज, मतलब इट्स क्लियर, ठीक है। टेंशनल फोर्स की वजह से ये हो रहा है। तो क्या बोला था, फोल्डिंग रिप्रेजेंट्स a crack in the rock along the lines of the zones of weakness ना, and then after breaking the rocks or the landforms will undergo displacement and give rise to horse, तो हॉर्स को गिव राइज करेगा, ठीक है। तो ये इसको क्या होता है, हॉर्स को क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन्स भी बोलते हैं, क्रेवेंस को क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैलीज भी बोलते हैं, ओके। तो टाइप्स ऑफ फॉल्ट क्या क्या होता है, नॉर्मल फॉल्ट, नॉर्मल फॉल्ट है नॉर्मली आपका क्या होता है, जैसे कि नॉर्मल फॉल्ट इज कॉज्ड ड्यू टू टेंशनल फोर्स पुलिंग अपार्ट द ऑफ द रॉक्स, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स विल गिव राइज टू हॉर्स एंड ग्रेवन, जो अभी ऊपर एग्जांपल दिए, ठीक है। तो बेसिकली इफ इट इज लाइक दिस, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपका यहाँ में ऐसा करके पहले से uh, ये वीक पॉइंट्स है ना, ठीक है, ये वीक पॉइंट्स है। तो ऐसा करके अभी इसमें इसको ऐसे ही बना दो, चलो। तो ये है, तो अभी टेंशनल फोर्स इससे वैसा जाएगा ना। तो नीचे में कैसे हो जाएगा बेसिकली आपका खींचने से, तो क्या होगा कि ऐसे बच जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। बेसिकली दिस इज ना, तो दिस इज रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली, दिस इज ब्लॉक माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। तो दिस इज नॉर्मल लिफ्ट, ठीक है। नॉर्मल इट इज कॉज्ड बाय टेंशन फोर्स विल रिजल्ट इनटू elongated elongation of arch class, तो elongation of arch class को रिजल्ट करेगा, ठीक है। इट विल रिजल्ट इनटू elongation of arch class ना। इसका रिवर्स फॉल्ट, ठीक है, रिवर्स फॉल्ट। तो रिवर्स फॉल्ट कैसे होता है, इट इज फॉर्म ड्यू टू कॉम्प्रेसिव फोर्सेस, तो कॉम्प्रेसिव फोर्स की वजह से होगा, ठीक है। इट रिजल्ट्स इनटू कैजुअल शॉर्टेन, क्रास्टल शॉर्टेनिंग, एग्जांपल विंडियस एंड सतपुरस, तो सतपुरस और विंडियस का एग्जांपल है कि क्रास्टल शॉर्टेनिंग, ठीक है। तो ये कैसे करके होता है आपको, बेसिकली अभी जो ऊपर का जो डायग्राम है, फॉर एग्जांपल ये ऐसा है, ठीक है। ये जो ऊपर का सेम डायग्राम को हम लोग बनाता है, तो इधर से फोर्स आ रहा है, यहाँ से भी फोर्स आ रहा है, दो साइड से फोर्स आ रहा है। तो क्या होगा बेसिकली आपका, फोर्स आते आते ये एक जगह उठ जाएगा ना, विजुअल राइज, ठीक है। तो उठ गया,
तो ये क्या हो गया आपका, बी बी माउंटेन, रिफ्ट वैलीज। तो इट इज फॉर्म ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्सेस ना, क्रास्टल शॉर्टनिंग होगा, एंड देन विंडीज एंड सर्कुलर आर द एग्जांपल ऑफ योर रिवर्सल फॉल्ट। ओके, एंड देन स्टेप फॉल्ट्स, एक होता है स्टेप फॉल्ट्स। ओके, स्टेप फॉल्ट्स बोल के भी एक फॉल्ट का टाइप होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, स्टेप फॉल्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट आपका स्टेप्स में आपका फॉल्ट होगा। तो इसका इधर हम बना रहा है। तो ये से है, देखिए अभी एक आपका ब्लॉक है, दिस ब्लॉक ऐसा ऐसा करके है, इसमें ऐसा ऐसा करके वीकेंड हुआ है, जो भी है हाँ, ऐसा करके होगा। तो बाद में क्या बन जाएगा बेसिकली, सॉरी, इसमें एक लेयर लेयर ना, डिफरेंट डिफरेंट लेयर में ऐसा करके, ठीक है। तो ऐसा करके डिफरेंट 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 लेयर में ये आपको बेसिकली हो जाएगी। तो बेसिकली इसमें लिखा हुआ, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ रॉक occurs vertically in the same direction it will give rise to step faults, जो आपका ईस्टर्न साइड ऑफ जो वेस्टर्न घाट्स है। therefore they are now known as Deccan trap because traps in the Swedish language it means staircase, ठीक है। ट्रैप्स मीन्स staircase को बोलते हैं, तो staircase जैसा करके Deccan traps ना staircase जैसा होता है, ठीक है। तो ये है, so this is the example, ईस्टर्न साइड therefore they are known as Deccan traps ना, जो Deccan traps हम लोग जो है। तो ये है, इसका एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, उस क्वेश्चन को बाद में हम लोग देख लेगा, ठीक है। दिस इज द डायग्राम फॉर दिस, जब आपका लेयर लेयर में जब आपका डिस्प्लेसमेंट जब होगा, इवन डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स विल occur अकर वर्टिकली, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन ना। तो एक स्टेयर केस जैसा ना, सीढ़ी का जैसा होगा। डेक्कन ट्रैप्स भी सीढ़ी जैसा है, ट्रैप्स का मतलब क्या होता है, स्टेयर्स। ओके, तो ट्रैप होके लग गया वो नहीं है ना। तो उसका बाद आपका एग्जांपल बहुत सारा है। द लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली इन द वर्ल्ड थ्रो सी इज डेड सी आपका, ठीक है, डेड सी। एंड देन इसका बाद आपका ये रेड सी ना। तो ये सबको थोड़ा जानना थोड़ा सा जरूरी होता है कि लॉन्गेस्ट कौन सा है, ठीक है, आपका ये कौन सा है ना, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिए। दिस इज लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड नो, पासिंग थ्रू सीरिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये है, एंड देन अनदर आपका ये, ठीक है, वी विल सी अनदर टाइप ऑफ आपका फॉल्ट लेटरल ना, चला गया। आई थिंक समथिंग इज मिसिंग हियर। रिफ्ट वैली इन इंडिया के बारे में दिया हुआ है, एंड देन थोड़ा सा इसमें लेक वगैरह के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। लेटरल को इसमें लेटरल फॉल्ट के बारे में नहीं दिया हुआ है, तो लेट मी टॉक अबाउट द लेटरल फॉल्ट। ओके, लेटरल फॉल्ट को भी जानना जरूरी है। तो ये है स्टेप फॉल्ट के बाद लेटरल फॉल्ट होना चाहिए बेसिकली। ये वाला थोड़ा गड़बड़ हो गया लगता है। तो इसमें आपको बेसिकली इसका जगह में लेटरल फॉल्ट है, ये दिस इज लेटरल फॉल्ट, लेटरल फॉल्ट। ओके, तो लेटरल फॉल्ट है ये। तो बेसिकली इसमें क्या है कि इन दिस टाइप ऑफ फॉल्ट द मूवमेंट ऑफ इधर ओकर हॉरिजॉन्टली, ठीक है, टू द लेफ्ट और टू द राइट, rightward movement known as dextral fault, and leftward movement is known as sinistral fault. In such kind of fault system, there are long, narrow rift valleys. Largest lake of the world is Caspian Sea. ठीक है, largest freshwater lake is Lake Superior. तो इसमें क्या है कि बेसिकली आपका इधर हॉरिजेंटली होगा टू द लेफ्ट और टू द राइट ना। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, लेक सुपेरियर। ओके, तो ये, तो इसका एग्जांपल आपका आपका ये क्या बोलते हैं, ये जो रिफ्ट वैली जो, ठीक है, the largest lip valley, ठीक है, which passes through Syria, सीरिया है, डेथ सी, एंड देन रेड सी, लेक टंगेनाइका, ये सबसे लेके जो पास होता है, ठीक है, लेक न्यासा वगैरह से ना। तो उससे जो पास होता है डेथ रिफ वैली, जो अफ्रीका का जो रिफ वैली है ना। तो ये एक आपका सबसे बड़ा रिफ वैली है, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिफ वैली है। तो ये, एंड देन डेथ डेथ सी इज आपका इसमें लिखा लोकेटेड बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन,
It has the second highest salinity level. No? River Jordan drains into Dead Sea. Lake Van is the highest salinity of the world. तो हाईएस्ट सैलिनिटी कौन में? लेक वेन, वेन गालू होगा, ठीक है, लेक वेन गालू होना चाहिए ना. तो ये उसका देयर आर सम एग्जांपल्स. राइन रिफ्ट वैली, इट इज मोस्ट वेल डिफाइंड रिफ्ट वैली लाइंग बिटवीन वोस्गस माउंटेन फ्रेंच में एंड देन आपका एंड देन माउंटेन ऑफ जर्मनी ना, तो इसका बीच में है. एंड देन लेक बाइकल का बारे में भी है. डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, रशिया में है. तो ये सब लेक का आप लोग थोड़ा सा देख लो. लेक बल्कास कहाँ में? कजाकिस्तान में है. रिफ्ट वैली इन इंडिया कहाँ में? विंध्याचल एंड सतपुरा आर एग्जांपल ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है. ब्लॉक माउंटेन्स पता हो गया आप लोगों को क्या है, ठीक है. ब्लॉक माउंटेन्स आर एग्जांपल्स ऑफ फॉर्म दियो तो आपका इंडिया का क्या है, बेसिकली कॉम्प्रेशन का बेस से बना हुआ है ना. तो ये तो वाइल रिवर नर्मदा फ्लोस थ्रू a rift valley after originating from Amarkantak plateau and flows between Vindhyas and Satpura. River Tapi flows through rift valley south of the Satpura and originating in Multan, ठीक है. तो ये the other important rivers which flows through rift valley are river Sun and Damodar. तो ये सब कौन कौन सा रिवर रिफ्ट वैली से जाते हैं, ये सबको जानना जरूरी है. थोड़ा सा आपका उसमें देख लेना चाहिए, ठीक है. आपका क्या बोलते हैं उसमें बेसिकली इन योर एटलस यू हैव टू सी. तो वी विल बी सीइंग दिस थिंग्स. तो वोल्केनिज्म वी हैव ऑलरेडी डन, तो वोल्केनिज्म को कर लिया. तो ये चीज को हम लोग नहीं किया था, तो इसको इसलिए करना जरूरी है समझ के. आई हैव डन इट, ओके. तो इसको करना जरूरी था, तो वी हैव डन इट. तो उसके बाद अभी हम लोग करते हैं थोड़ा सा, वी विल बी डूइंग ये एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा कर लेगा. एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देख लेगा ना, कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. तो बेसिकली कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, composition of एटमॉस्फेयर, ठीक है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये सब्जेक्ट, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इस ज्योग्राफी सब्जेक्ट का. तो बेसिकली यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारा आ जाता है ना. तो हमेशा ये आता है आपका, जो बचपन से हम लोग पढ़ के आए, जो एटमॉस्फेयर को जो 5 डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड करता है, उसको बारे में पढ़ के आया है, ठीक है. ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, जो भी हो. लेकिन भी वहां से हम लोग क्वेश्चन क्या होता है कि गलती होते रहते हैं आने से ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है बेसिकली, जब हम पढ़ते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर को, तो बेसिकली एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है, आपका गैसेस होता है, एंड देन योर वाटर वेपर, एंड देन योर आपका डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना. तो ये है. तो बेसिकली कॉम्पोजिशन में क्या है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है. एक बॉक्स देगा आप लोग काम, उसमें आप लोग देख लें. नाइट्रोजन इज अराउंड 78.08%, ओके, बाई वॉल्यूम, परसेंटेज बाई वॉल्यूम ना. इसके बाद सेकेंड होता है ऑक्सीजन, एंड देन उसका होता है आपका 20.95% होता है, ठीक है. एंड देन आर्गन 0.9. देन इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2. उसका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. उसके बाद नियन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन. इसके बाद हाइड्रोजन सबसे लास्ट में 0.0005. तो ये चीज को भी जानना थोड़ा सा जरूरी है. डेटा बार बार पूछा गया है इन वेरियस एग्जाम, इट हैज बीन आस्क्ड, ठीक है. तो यू शुड नो अबाउट दिस थिंग्स. तो उसका बाद और डिटेल जानने का इच्छा होने से भी यू कैन रेड, बट आई थिंक इट इट शुड बी, इट शुड सर्व योर पर्पस. जो ये है ना, तो ये आपका पर्पस को सर्व कर लेना चाहिए, ठीक है. एक सेकेंड, 1 सेकेंड. तो ये है, ठीक है. इंपॉर्टेंट इसका वाटर वेपर का, जो हम लोग वाटर वेपर का बात करते हैं, तो वाटर वेपर बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट वाटर वेपर, तो ये वाटर वेपर अकाउंट्स फॉर 4% ऑफ द एयर बाय वॉल्यूम, ठीक है. कहाँ में? इन ट्रॉपिक्स, ओके. एंड देन लेस देन 1% ऑफ एयर इन डेजर्ट एंड पोलर रीजन्स, तो ज्यादा नहीं होता है. एंड देन वाटर वेपर क्या होता है कि इट डिक्रीजेस फ्रॉम 1% इन पोलर रीजन्स ना, लेस देन 1%. तो आपका अकाउंट 4%, अराउंड 4% वाटर वेपर जो, ठीक है. एंड देन बेसिकली आपका पोलर रीजन में 1%. एंड देन इक्वेटर से लेके पोल का तरफ जब जाएगा, तो क्या होगा, डिक्रीज होते जाते हैं ना. ऑब्वियसली रीजन्स का विषय थी कि किसी पोल का तरफ डिक्रीज हो.
and it absorbs heat and prevents extreme temperatures on Earth. It absorbs heat and prevents extreme temperature on Earth. No? And then moisture holding capacity जो होता है water vapor का, they are directly proportional to the temperature. Moisture holding capacity जो है directly proportional होता है, proportional to the temperature. टेम्परेचर हाई होगा तो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होगा, ठीक है. तो ये है. एंड देन इसका डस्ट पार्टिकल ना, एंड देन हायर कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल कहाँ में होगा, इन सब ट्रॉपिकल एंड देन टेम्परेट रीजन्स में ना. रीजन क्यों है, ड्राई विंड्स ज्यादा है उस जगह में, ठीक है. तो वेरी इंपॉर्टेंट. तो ब्लू कलर जो स्काई का हम लोग जो ब्लू कलर दिखाई देता है, ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ओके, दैट आल्सो ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द डस्ट पार्टिकल. ओके, ड्यूरेशन ऑफ जो ट्यूबलाइट होता है, दे आर अफेक्टेड बेसिकली बाय द प्रेजेंस ऑफ द डस्ट पार्टिकल ना. डस्ट पार्टिकल का प्रेजेंस से आपका इवन आपका ये क्या बोलते हैं, ड्यूरेशन ऑफ द ट्यूबलाइट को भी इफेक्ट होता है. तो हम लोग देखा क्या क्या, नाइट्रोजन सबसे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में है, 78.08% है. एंड देन उसके बाद आपका ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद CO2, ठीक है. देन उसके बाद आपका नियन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनन, हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन सबसे लास्ट में है. हाइड्रोजन का ऊपर जेनन है, जेनन का ऊपर क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन का ऊपर हीलियम है. इसको थोड़ा सा जान लेना ठीक है, लास्ट थ्री को भी, ठीक है, अदरवाइज पूछ लेता है कभी कभी ना. तो बेसिकली वी आर डूइंग अबाउट डूइंग इस एटमॉस्फेयर टुडे. तो एटमॉस्फेयर क्या है बोलने से अभी आप लोग सोचिए कि एटमॉस्फेयर का डेफिनेशन आप लोग कैसे देगा, ठीक है. तो एटमॉस्फेयर बोलने से क्या डेफिनेशन देगा, उसको हम नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डिस्कसिंग ना. एंड देन व्हाई एटमॉस्फेयर इज अटैच टू द अर्थ, तो क्यों है, ठीक है. थिंक व्हाई, ओके, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ ना. तो ऑब्वियसली अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से एटमॉस्फेयर क्या है आपका, basically it is attached to the earth ना. And then the height of the atmosphere is somewhere around 16,000 किलोमीटर, ठीक है. तो 16,000 किलोमीटर का एटमॉस्फेयर है केएम का, बट इफेक्टिव एटमॉस्फेयर इज ओनली अप टू 80 किलोमीटर. तो 80 किलोमीटर क्या है इफेक्टिव एटमॉस्फेयर. तो ये है, ठीक है. तो ये इसका क्रिप्टन, जेनॉन, नियन, हीलियम वगैरह लोग को क्या गैस बोलते हैं उसका आप लोग देखना जरूरी है ना. तो ऐसा है कि हाँ, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह जो हो गए, तो इसको भी हम लोग एक एक करके भी स्टडी, ओके, बट दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन इतना जान लो कि नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस, ओके. नाइट्रोजन भी इनर्ट गैस होता है, इनर्ट इनर्ट गैस, ठीक है, गैस. इसको गूगल करो दोनों की, व्हाट इज इनर्ट गैस. इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका इट कंट्रोल्स द कॉम्बशन एंड देन फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एमिनो एसिड्स, जब प्रोटीन्स बनता है एमिनो एसिड्स का. तो दैट्स व्हाई नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन नाइट्रोजन साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट ना. एंड देन ऑक्सीजन तो क्यों इंपॉर्टेंट है उसको आप लोगों को पता है, इट इज इंपॉर्टेंट गैस ना, क्योंकि हम लोग का रेस्पिरेशन के लिए जरूरी होता है ना, मोस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए, ठीक है. तो बट ये चीज जानना जरूरी है कि अर्ली एटमॉस्फेयर जो था पुराना जमाना में, इट डिड नॉट कंटेन योर ऑक्सीजन, ओके. तो ऑक्सीजन नहीं होता था उसमें ना. तो ये है. इसके बाद CO2 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस. फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 लगता है, कार्बन फिक्सेशन के लिए आपको CO2 चाहिए ना, हीटिंग के लिए चाहिए, ग्रीन हाउस गैसेस का काम करता है. एंड देन जो आपका 0.03% ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर को क्या करते हैं, CO2 है, ठीक है, ठीक है. बट इट इज द मेजर गैस विच विल अफेक्ट द हीट बजट ऑफ द अर्थ ना. अर्थ का हीट बजट को इफेक्ट करता है स्टिल, ओके. CO2 क्या आता है, जी ग्रीन हाउस गैस है ना, इसलिए CO2 कमती में 0.03% है, बट स्टिल इट अफेक्ट्स द अर्थ का जो हीट बजट है. तो व्हाट इज हीट बजट, उसको हम लोग देखेगा, ठीक है. तो ये तो GHG मतलब क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस मतलब any gases that is transparent to incoming solar radiation but opaque to outgoing terrestrial radiation, ठीक है. जो जो हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस गैसेस बार बार बोलते हैं, तो ये क्या होता है, ठीक है. तो ये क्या होता है बोलने से आपका एनी गैस, ठीक है, दैट इज ट्रांसपेरेंट, आने में ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग इनकमिंग सोलर रेडिएशन, सोलर इंसोलेशन, ठीक है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, बट opaque opaque to outgoing terrestrial radiation, ठीक है. इसको क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस. तो बेसिकली ऑल द ग्रीन हाउस गैसेस आर एफिशिएंट एब्जॉर्बर ऑफ द हीट, स्पेशली द इंफ्रारेड वेव्स ना. तो दिस इफेक्ट इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो इसको क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन हाउस गैसेस
आपका एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर वगैरह, ठीक है, ग्लास हाउस वगैरह बनाते हैं कोल्ड रीजन में, ले वगैरह में, इसका बेनिफिट है, ठीक है। लाइफ इज पॉसिबल आपका जो लोअर एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस का वजह से ना। तो अभी लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस का ज्यादा बढ़ने का वजह से क्या हो रहा है, आपका क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। दैट्स अनदर टॉपिक वी विल बी डिस्कसिंग दैट सम अदर टाइम, ओके। तो ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस गैसेस का बारे में हम लोग बाद में क्लास करेगा अलग से। तो ये है। तो इसका बाद क्या है आपका, हम लोग क्या देखना है बेसिकली, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर को देखना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर को देखना जरूरी है। तो 5 लेयर्स में पहले हम बताया था, 5 लेयर्स है ना। 5 लेयर्स क्या क्या है बेसिकली आपका, ऐसा अगर हम ऐसे बनाता है बॉक्स एक तो ये है बॉक्स ना, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो 0 to 10, ठीक है, एंड देन फिर आपका 10 to, सॉरी, उसका बाद फिर एक लेयर बनाता है, उसका बाद फिर एक यहाँ बनाता है ना? फिर एक यहाँ 0 to 10, उसका बाद इसमें आपका 0 to 10 ये हो गया ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, ओके। एंड देन उसका बाद आपका इसका ऊपर और इधर स्ट्रेटोस्फियर, ये स्ट्रेटोस्फियर, ओके। उसका बाद ये ऊपर में स्ट्रेटोपोस, ठीक है। ऑल्टीट्यूड ये 10 हो गया, स्ट्रेटोपोस आपका ये 50 में है, ठीक है, 50 किलोमीटर में स्ट्रेटोपोस 50, ठीक है। एंड देन उसका बाद आपका ये आ गया एक लेयर का बाद मेसोस्फियर, मेसोस्फियर, ठीक है। इसका बाद आ गया आपका मेसोस्फियर का ऊपर आएगा मेसोफोस, तो पोस, उसका बाद आएगा आपका थर्मोस्फियर, दिस इज थर्मोस्फियर, थर्मोस्फियर। उसका बाद आता है एक्सोस्फियर, एक्सोस्फियर, ठीक है। तो बेसिकली देखता है ये 50 हो गया स्ट्रेट ऑफ पोस, तो पोस, पोस, ये जो लाइन है ये लाइन, ठीक है। लेट मी ड्रॉ इट विद अनदर, ये पोस, उसका बाद स्ट्रेटोपोस, मेसोपोस, एक्सोस्फियर ना। तो बेसिकली 50, उसका बाद मेसोपोस 80, उसका बाद 400 किलोमीटर, ठीक है। तो दिस इज द थिंग ना। तो इसका बाद आपका टेम्परेचर, ठीक है। तो दिस इज ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड, देन दिस इज टेम्परेचर, टेम्परेचर बेसिकली आपका 0, 100, -100, 80, -60, ठीक है, 60, 40, -20, ऐसा करके बना सकते हैं, 0, 20, ठीक है। तो ट्रोपोस्फियर में यहाँ से शुरू होगा, उसका बाद ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे जाके फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर राइज होगा ना ट्रोपोपोस तक, ठीक है? फिर ट्रोपोपोस से होगा, फिर मेसोपोस, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से यहाँ तक, एंड देन यहाँ से ऐसे एक्सोस्फियर के ऊपर में चला जाएगा। तो दिस इज द थिंग, ठीक है। तो बेसिकली ट्रोपोस्फियर इज द लोवेस्ट, लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो 10 किलोमीटर to 13 किलोमीटर, एवरेज हाइट कितना है 13 किलोमीटर, and extends to a height of 8 kilometers near the poles and about 18 kilometers at equator। तो इक्वेटर में 18 किलोमीटर तक जाता है, पोल्स में 1 किलोमीटर तक जाता है, एवरेज हाइट है 13 किलोमीटर तक। एंड देन आपका वी विल सी ऑल द वेदर फेनोमेना कहाँ में होता है, तो बेसिकली ट्रोपोस्फेयर में होता है ना। एंड देन लैप्स रेट होता है 1 डिग्री फॉर
एवरी 165 मीटर में 1 डिग्री कम होता है, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट राइट, ठीक है। लोएस्ट टेम्परेचर फाउंड ओवर द इक्वेटर इसमें ना, एंड देन ऑल चेंजेस इन द क्लाइमेट एंड वेदर फेनोमेना टेक्स प्लेस इन दिस लेयर, बचपन में हम लोग पढ़ा था ना ट्रोपोस्फियर में, ठीक है। तो इसमें हर आपका वेदर फेनोमेना इसी में होता है, ठीक है। एंड देन टेम्परेचर डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर, तो डिग्रीज होते जा रहे हैं ना टेम्परेचर, ठीक है। तो फिर आपका इस स्ट्रेटोस्फीयर में अलग है ना, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, राइट साइड तरफ जा रहा है ना, इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। एंड देन अगेन अब मेसोस्फीयर में फिर डिक्रीज हो रहा है, थर्मोस्फीयर में फिर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ द ब्लू लाइन ना। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डिस्कसिंग कि क्या क्या इसका आपका फीचर्स है, ओके। तो फीचर्स को वी विल बी डिस्कसिंग, एंड देन वी विल आल्सो बी डिस्कसिंग द बेसिस ऑफ फॉर बेसिस फॉर स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो जैसे कि आपका होमोस्फेयर, हेट्रोस्फेयर वगैरह, हेटेरोस्फेयर वगैरह है, वो सब हम लोग डिस्कस करेगा ना। तो आई होप यू पीपल आर स्टडिंग, पढ़ रहा होगा अच्छे से, तो पढ़ते रहिए, ठीक है। देयर इज नो अल्टरनेटिव। तभी 31st भी आने वाला है, तो एक सेकेंड। तो अभी पढ़ाई करते रहिए, 31st भी आने वाला है, बट स्टिल पढ़ाई जारी रखिए, पीना वोना कम कीजिए थोड़ा सा, बिकॉज इट विल अफेक्ट योर स्टडी आवर्स। अल्टीमेटली पढ़ के कुछ बनना है, दैट इज द मेन थिंग। एंड देन किसी कोई अगर पढ़ के सब कंप्लीट हो गया लगने से हमको, इफ हमको मैसेज कीजिए, हम जानेंगे बल्कि, सो दैट वी कैन डिस्कस समथिंग एल्स, ओके। चलो टेक केयर करो, पढ़ाई करो।